गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए पद परिचय लेकर के आई हूँ। बच्चों, आप लोगों ने इस चैप्टर को समझ लिया है। मैं आपको एक बार फिर से बताने जा रही हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिए। पद परिचय, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। हम किसी भी चीज़ का जब परिचय देते हैं, अगर आपसे आपका कोई नाम पूछता है तो आप अपने परिचय में सबसे पहले अपना नाम बताते हैं, पापा का नाम, मम्मी का नाम, फिर आपकी एजुकेशन क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें आप बताते हैं। मीन्स वो आपका परिचय हुआ। तो यहाँ पे हमको वही चीज़ें, मीन्स जैसे आपका नाम है तो उस नाम शब्द का जो हमने परिचय दिया, तो हम आज इस पाठ में यही देखने जा रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। पद परिचय को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे, पहले थोड़ी सी जानकारियां ले लेते हैं, उसके बाद हम परिचय स्टार्ट करेंगे। पहला मैंने लिखा है, शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। ये आप सब जानते हैं कि शब्द जो है वो वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्ण मतलब जैसे आपने क, ख, ग इस तरीके से पढ़ा तो ये हमारा वर्ण है। जैसे आपने कोई शब्द ले लिया, आपने ले लिया ल, म, क, है ना। आपने देखा यहाँ पे मैंने लिखा अलग अलग वर्ण। अब ल, म, क, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका क्या अर्थ है तो आप भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ये एक सेंस दे ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे कहा है कि वर्णों के सार्थक मेल से, इसको मैंने कर दिया कमल। तो अब कमल होने से आपको समझ में आ गया, कमल यानी एक फूल का नाम है। तो इसी तरीके से जब हम वर्ण लेते हैं, वर्ण हमारा ये एक एक वर्ण है, इनके सार्थक मेल से, सार्थक सार्थक अर्थ के साथ उनके मेल से शब्द की रचना होती है। फिर शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य की रचना होती है। शब्दों के सार्थक मेल से यानी अब जैसे हमारे पास कमल है, ये एक शब्द है ना, इसका अर्थ है ये एक फूल का नाम है। इसके मेल से, जैसे मैंने कहा कि कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है या राष्ट्रीय फूल है। अब हमने देखा कि इसके मेल से, एक सार्थक मेल से हमने वाक्य की रचना की, मीन्स सेंटेंस बनाया। फिर है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब पद कहलाते हैं। सेम यही चीज कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जब हम शब्दों का मेल लेते हैं, उनको वाक्य का रूप देते हैं, तो वो पद कहलाते हैं। पद हमारा एक शब्द होता है, तो वाक्य में जब प्रयुक्त होते हैं, शब्द जब वाक्य में, मीन्स अगर हम इस कमल को लें तो कमल शब्द एक वाक्य में है कि कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। तो यानी कि शब्द यानी कमल वाक्य में प्रयोग किया गया, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो उससे क्या बन गया, वो पद कहलाता है। वो एक शब्द जो है वो पद कहलाता है। पद परिचय के अंतर्गत पदों का पूर्ण परिचय दिया जाता है। अब बात आ गई पद परिचय पे, कि पद परिचय में जो एक पद है, एक शब्द जो है, हम जब उसका पूर्ण परिचय देते हैं तो वो पद परिचय कहलाता है। अब उस पूर्ण परिचय में हम क्या देते हैं, पद का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि का। यानी सबसे पहले हम बताएंगे कि वो जो पद हमने लिया, सपोज दैट हमने कमल एक पद है हमारा, हमें इसका परिचय देना है, तो हम बताएंगे वो भेद क्या है। फिर हम बताएंगे वो भेद के उपभेद के अंतर्गत क्या है, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, पुरुष क्या है, काल क्या है। तो ये सारी जानकारियां हम पद परिचय में देते हैं। मीन्स पद परिचय में हमें इतनी चीजों का वर्णन करना पड़ता है, तब एक पद का पूरी तरीके से वर्णन होता है, उसका परिचय कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे पद परिचय की परिभाषा, कि पद परिचय कहते किसे हैं। वाक्यों में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय
व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक परिचय क्या होता है? आपने देखा कि मैंने बताया कि किसी भी पद में जब हम उसका भेद, उसका उपभेद, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल इत्यादि इन सब का जब वर्णन करते हैं वही पद परिचय कहलाता है। तो ये सब व्याकरणिक परिचय कहलाते हैं। व्याकरणिक परिचय का मतलब व्याकरण के आधार पे जब हम किसी भी शब्द का परिचय देते हैं, है ना। पदों को दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्ग क्या है? विकारी पहला, दूसरा अविकारी। विकारी यानी कि जहाँ पे हम लिंग, वचन, कारक, पुरुष इत्यादि में जहाँ विकार पैदा होता है, मीन्स उनमें परिवर्तन किया जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर मैंने लिया कि मोहन खाना खाता है, तो मोहन शब्द जो है वो विकारी है, क्योंकि जैसे वो संज्ञा है, तो इसमें मोहन के अनुसार विकार आएगा। क्रिया क्या है? मोहन खाना खाता है। क्रिया में भी जो है वो क्रिया मोहन के अनुसार पुरुष में हो गई, पुल्लिंग शब्द में हो गई, एक वचन मोहन है, तो मोहन भी आपका क्रिया भी एक वचन में आ गया। मीन्स कहने का ये तात्पर्य है कि जिन शब्दों में विकार आ जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा है अविकारी, जिसको हम अव्यय भी कहते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो दो भेद हैं, पदों के दो वर्ग हैं, विकारी और अविकारी। हम इन्हीं विकारी और अविकारी को ही पढ़ेंगे कि पद परिचय में हम कौन कौन से शब्द विकारी हैं। अब हम देखेंगे विकारी शब्दों का पद परिचय। विकारी में 4 विकारी शब्द हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा का पद परिचय मीन्स हम उसमें संज्ञा शब्द को लेंगे, यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान को संज्ञा कहते हैं। तो कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, हम बताएंगे वो संज्ञा के भेद में कौन सा भेद है। भेद का मतलब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर जातिवाचक में समूहवाचक या द्रव्यवाचक है, तो वो भेद बताएंगे। और उसके बाद लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध, ये हम परिचय संज्ञा के पद परिचय में देते हैं। फिर है अगला सर्वनाम पद परिचय। सर्वनाम का मतलब जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने अगर कहा कि राम स्कूल जाता है, तो राम की जगह मैंने राम ना कह करके कहा कि वह स्कूल जाता है, या फिर मैं स्कूल जाती हूँ, या फिर हम स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे नाम की जगह हमने मैं, वह, हम, तुम ऐसे शब्दों का जब हमने प्रयोग किया, तो इसमें हम बताएंगे, भेद बताएंगे। भेद में वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, और उस भेद में भी हम देखेंगे पुरुषवाचक के उपभेद में भी है। तो वो भेद और उपभेद हो गया, उसमें भी हमें लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध बताना है। अगला है विशेषण पद परिचय। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स किसी के गुणों की विशेषता बताना। गुणों का विशेषता मतलब गुण वो चाहे जैसे हो, चाहे वो किसी की अच्छाई की बात हो या फिर किसी की बुराई की बात हो, मीन्स हर चीज की क्वालिटी बताना ही विशेषण होता है, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। रंग बिरंगे फूल, फूल शब्द यहाँ पे क्या है? फूल क्या है? संज्ञा है, और उसकी क्वालिटी क्या है? वो रंग बिरंगे हैं। तो संज्ञा शब्दों की विशेषता, यानी आप देखेंगे जहाँ भी किसी चीज की क्वालिटी बताई जाएगी उसके पास संज्ञा या सर्वनाम शब्द जरूर लगा होगा। तो हम उसमें सेम यही चीज बताते हैं कि विशेषण के वो किस भेद का है, फिर उसका लिंग, वचन बताएंगे, और विशेष से बताएंगे कि यहाँ पे अगर किसी जिस गुण की तारीफ की गई है, अगर हमने कहा कि रंग बिरंगे फूल हैं, तो रंग बिरंगा क्या है? फूल। फूल हमारा विशेष से हो गया।
यानी कि जो संज्ञा, और आप इजी वे में एक सरल शब्दों में समझ सकते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं वही हमारे विशेष से कहलाते हैं। मैं आपको एक इजी तरीके से बता रही जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो हम विशेष से बताएंगे। ये हमारा विशेषण का पद परिचय हो गया। फिर हमारा है क्रियापद परिचय। क्रिया का मतलब वर्ब। वर्ब यानी कि जो क्रिया हम करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ मेरी क्रिया क्या हो रही है कि पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्रिया में हम सबसे पहले बताएंगे कि क्रिया है, क्रिया के किस भेद में आता है कि वो अकर्मक है कि सकर्मक है। अकर्मक का मतलब कि मैंने कहा कि मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे एक वाक्य में, एक तो पहला वाक्य मैंने बोला कि मैं पढ़ा रही हूँ और दूसरा वाक्य मैंने बोला कि मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। अगर मैंने पहला वाला सेंटेंस लिया मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं शब्द जो है वो सर्वनाम हो गया, पढ़ा रही हूँ ये हमारा क्रिया हो गया। तो हम इसमें बताएंगे ये अकर्मक है कि सकर्मक है। तो सकर्मक वाक्य के लिए मैंने आप लोगों को एक आसान तरीका बताया है कि हम एक खुद से एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हम लगा देते हैं वो जो काम हम कर रहे होते हैं उसमें अगर हमने क्या शब्द लगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो आपके पास एक आंसर आता है कि मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो जहाँ हमारे क्या शब्द लग जाते हैं वो वाक्य हमारे सकर्मक हो जाते हैं, यानी कि मैं हिंदी को पढ़ा रही हूँ, तो वाक्य सकर्मक है। फिर उसके बाद क्रिया जो है वो आप सबको ये बात मालूम है कि कर्ता के अनुसार उसका लिंग और वचन डिसाइड होता है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो ये मैं शब्द जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए इस स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। वचन भी वही है कि मैं पढ़ा रही हूँ या हम पढ़ा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्रिया का भी वचन चेंज हुआ। फिर हम इसमें बताते हैं काल, कि हमारी जो क्रिया हो रही है वो किस काल में हो रही है। तो काल को हम देखेंगे कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो अंडरस्टूड है कि वर्तमान काल है, मैं पढ़ा चुकी। भूत यानी कि वो बीत गया, मैं पढ़ाऊंगी यानी कि भविष्य। तो हम इस तरीके से क्रिया के काल को भी देखते हैं कि क्रिया का काल किस वक्त हो रहा है, तो हम वहां पे काल का भी। अब हम अविकारी शब्दों का पद परिचय देखेंगे। अविकारी, जिसका मैंने आपको नाम बताया था, अव्यय भी कहते हैं। सबसे पहले है इसमें क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें भी आपके 4 इसके भेद हैं: कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। यानी कि जो शब्द क्रिया की, जैसे कि मैंने कहा स्टेशन पर गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, धीरे धीरे शब्द हो गया, और चल रही थी यानी कि क्रिया से पहले जो शब्द लग गया, यानी क्रिया की विशेषता बताया। जैसे आपने विशेषण में देखा कि संज्ञा और सर्वनाम से पहले उसकी विशेषता बताते हैं, तो यहाँ पे क्रिया से पहले जो शब्द लगते हैं और वो विशेषता को जाहिर करते हैं, विशेषता को प्रकट करते हैं। तो अगर मैंने कहा कि स्टेशन पर गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, तो धीरे धीरे, अगर मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने इस धीरे धीरे पे एक क्वेश्चन बनाया कि स्टेशन पर गाड़ी कैसे चल रही थी, तो हमें एक आंसर मिला धीरे धीरे। तो जहाँ पे कैसे शब्द का प्रश्न का शब्द बनता है वहां पे रीतिवाचक हो जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। तो इसी तरीके से हम क्रिया विशेषण में हम उसका पहले भेद बताएंगे। भेद में वो क्रिया है, क्रिया के भेद में वो आपका कौन सा उपभेद में आता है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक, कोई भी है। फिर हम अव्यय बताते हैं कि वो अव्यय क्या है, क्योंकि इसमें एक चीज का आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब भी आप अविकारी शब्दों का पद परिचय देंगे उसमें आपको लिंग वचन कारक का परिचय नहीं देना है। इस चीज का आप खास तौर से ध्यान देंगे। अगर मैं कहूँ धीरे धीरे शब्द में आपको लिंग बताना है, वचन बताना है, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया विकारी शब्द में परिवर्तन होता है, अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए आपको अविकारी पद परिचय में बहुत ज्यादा नहीं बताना होता है। आपने सिर्फ बता दिया भेद, भेद में उपभेद है तो वो बता दिया,
और उसका अव्यय आपने लिख दिया, बस। इससे ज्यादा इसमें परिचय नहीं होता है। अगला है संबंध बोधक। संबंध बोधक का मतलब होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर के उसमें संबंध बनाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के साथ लग करके। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे घर के सामने एक मंदिर है। अब आपने देखा मेरे घर के सामने, यहाँ पे अगर मैं बात मेरे करूं तो मेरा शब्द भी जो है वो सर्वनाम है घर के सामने। तो घर भी क्या है, एक मतलब एक जगह की बात करूं तो ये संज्ञा और जगह नहीं, वस्तु, अगर मैंने घर की बात की तो यहाँ पे आपने देखा कि संज्ञा शब्द के साथ मिल करके संबंध बनाया। मेरे घर के सामने एक मंदिर है, मंदिर भी आपकी एक स्थान हो गया। तो इस तरीके से जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लग करके उनमें संबंध बताते हैं। तो इसमें जैसे कुछ शब्द हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। वो शब्द अगर आपके सामने एक वाक्य में आ जाता है कि घर के सामने, घर के पीछे, मतलब घर ही नहीं, वाक्य में बहुत से शब्द आएंगे कि के सामने, के पीछे, के आगे, के ऊपर, के नीचे, है ना। इस तरीके के जहां भी शब्द लगे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने तुरंत बता दिया संबंध बोधक अव्यय, दैट्स इट। क्योंकि अविकारी शब्दों में परिचय बहुत ज्यादा नहीं होता है। फिर है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि यानी कि हमको जहाँ पे आश्चर्य हो, इसमें हम आश्चर्य के भाव को देखेंगे कि शब्द जो है वो आश्चर्य का है, घृणा का है, शोक का है, या फिर हर्ष का है, उल्लास का है, वाह वाह वाह। अब वाह वाह शब्द आ गया यानी कि विस्मयादि बोधक। और दूसरा आपने बता दिया कि वाह यानी हर्ष सूचक आपने बता दी। ओफो, आपने इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया तो आप पहला परिचय देंगे विस्मयादि बोधक, और दूसरा वो शब्द किस भाव को दिखा रहा है, छी छी छी। अब ये शब्द आ गया तो आपने बता दिया विस्मयादि बोधक और घृणा सूचक। तीसरा आपने लिख दिया अव्यय, क्योंकि अविकारी हम लिखते नहीं है, इसका दूसरा नाम अव्यय है तो अव्यय कर देते हैं। तो विस्मयादि में भी आपको सिर्फ इतना ही परिचय देना है। फिर है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी कि वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, तथा। इसमें भी दो हैं, एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। समानाधिकरण में आपका किंतु, परंतु, लेकिन, तथा ये सारे शब्द होते हैं, और व्यधिकरण में आपको जोड़ने वाले यद्यपि, तथापि, नहीं तो, जैसे, तैसे। अगर मैं आपको एक सिंपल और एक सरल पहचान बताऊं तो आप ये चीज को दिमाग में रखेंगे कि समानाधिकरण शब्द के जो योजक शब्द होते हैं वो संयुक्त वाक्य के जुड़ने वाले सारे योजक शब्दों को प्रयोग में लाया जाता है। इस चीज को आप अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे आपको समानाधिकरण लिखना है कि व्यधिकरण लिखना है। और व्यधिकरण में जितने भी मिश्र वाक्य के योजक शब्द लगते हैं वो हमारे व्यधिकरण में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर आपके पास सेंटेंस में यद्यपि मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ तथापि पढ़ा नहीं सकी, मतलब फिर भी पढ़ा नहीं सकी, तो आप यहाँ पे यद्यपि को आपने परिचय में दिया। सबसे पहला परिचय समुच्चय बोधक और दूसरा यद्यपि चूंकि लगा है तो आप वहाँ पे व्यधिकरण लिख दीजिए और एक तीसरा नाम लिख दिया अव्यय। तो ये एक सिंपल पहचान है। अगला है हमारा निपात। निपात का मतलब जो शब्द वाक्य पे बल देते हैं। बल का मतलब मैं ही आपको पढ़ाऊंगी, यहाँ पे ही शब्द ने उस वाक्य पे बल दे दिया। तो ऐसे जो शब्द आते हैं वो निपात कहलाते हैं। एक सिंपल सा आपने इसका परिचय दिया निपात और लिख दिया अव्यय। यानी आपने देखा कि जो भी पहचान लंबी चौड़ी थी वो विकारी शब्दों की थी। अविकारी शब्दों का परिचय बहुत ही संक्षिप्त होता है। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से वीडियो को समझ लीजिएगा। मैं अपने अगले वीडियो में विकारी शब्दों के, अविकारी शब्दों के पद परिचय बताऊंगी। मेरे अगले वीडियो को आप देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए। धन्यवाद।